ही संपादन करूंगा। यह राजदरबार है। गुप्तचर बराबर लगे रहते हैं। कहीं यह सुराख बेगमों को लग गई तो फिर काम होना असंभव हो जाएगा। वे बादशाह को ऐसी गुप्त कोठरी में छिपा देंगी कि वहां तक मेरा पहुंचना ही कठिन हो जाएगा। फिर एक कवि की ऐसी युक्ति भी है, कोल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगो, बहुरी करोगे कब। गंग का ऐसा विचार करना झूठा नहीं था, वह बेगमों के नस नस से वाकिफ था, दूसरे स्त्रियों के भेदभावों का पूर्ण ज्ञाता भी था। प्रातःकाल ही अपने कार्य साधन का निश्चित कर जब अर्धरात्रि का अमला आया तो अपनी पोशाक बदल कर भयावनी सूरत बना ली। दिन में ही एक काला बुर्का और एक हाथ भर की ऊंची काली टोपी सिलवा कर दुरुस्त करवा लिए था। जब मध्य रात्रि आई तो बुर्का और टोपी को धारण कर हाथ में एक मोटा सा लड्डू बांध घर से बाहर निकला। एक हाथ में माला भी लटक रही थी। उसने अपनी सूरत राक्षस की बनाई थी। रास्ते में लोगों से साक्षात्कार न हो जाए इस भय से हत्ता बरता निर्धारित स्थान की तरफ अग्रसर हुआ। जनाने बाग के द्वार पर पहुंचकर आगा पीछा सोचने लगा। उसके मन में यह समाई कि अगर सदर फाटक से चलता हूं तो निश्चय है कि पहरे वालों से मुठभेड़ हो जाएगी। अतएव गुप्तद्वार से चलने में ही कल्याण। 186। अकबर बीरबल विनोद। तत्काल बादशाह को महल से निकाल लाने का उपाय करो। गंग बोला, मैं दीवान बीरबल और राजा टोडरमल प्रभृत सभी दरबारियों से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं कि इस समय मेरा दिल और दिमाग काम नहीं करता है, अतएव इस समय यशप्राधि के लिए कोई दूसरा दरबारी बीरा उठावे। मेरी सम्मति में तो ऐसा आता है कि बीरबल, मानसिंह टोडरमल और खानखाना प्रभृत कोई भी दरबारी इस काम का भार अपने सिर ले तो अति उत्तम हो। राजा टोडरमल बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने विचार किया कि जिस बात को हम लाख घंटों परिश्रम कर इतने ऊंचे पहुंचाया था वह थोड़े ही में गिरना चाहती है। यदि सचमुच में गिर ही गई तो यह आज की सभा निष्फल हो जाएगी। उन्होंने कहा, जो काम जिसके करने का है वही उसके करने का असली हकदार है। कविवर, यह काम कवियों का है, इसे की दूसरा नहीं कर सकता। गंग कवि इस बार बिल्कुल निरुत्तर हो गया। असल में बात भी सही थी। सही के आगे हर एक विचारवान पुरुष को झुकना पड़ता है। उसने हामी भर लो और बोला, चाहे जैसे भी हो अब बादशाह को जनाने महल से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। समस्त दरबारी आनंद विह्वल हो गए। इस खुशखबरी के उपलक्ष्य में सबों ने ईश्वर पूजा करने की मनौती मानी। इसके पश्चात सभा का काम बंद हुआ। लोग दूसरे कार्यों का संभाल करने लगे। उधर गंग की और ही हालत थी। उसने विचार किया कि अकबर बीरबल विनो रक्षा की होगी, यहाँ तो समस्त भारत को काल की गाल से बचाना है। आप धैर्य से काम लें, कामयाबी आपके ही द्वारा हासिल होगी। इस महान पुण्य का भागी होना विधाता ने आप ही के कर्म में लिखा है। बीरबल गंग को प्रोत्साहित करने के लिए फिर बोला, हमारे कवि सम्राट तो सदा से सूरमा है, इस बार न जाने क्यों इनका मन कदा रहा है। क्या राज का प्रबंध उलटने वाला तो नहीं है? अच्छा, भावी बड़ी प्रबल होती है। गंग से चुप न रहा गया। वे बोले, दीवान साहब अब कुछ न कहो, आपके बोलने से मेरा कलेजा फड़कने लगता है। आपने कोई जादूगरी तो नहीं सीख रखी है, या आपकी बानी में कोई मोहनी शक्ति तो नहीं घुसी हुई है? मैं आपकी बातें सुनते ही आपके फेर में आ जाता हूँ। टोडरमल ने कहा, देखो गंग, मोहनी सोहनी कहना तो टाल मटोल की बातें हैं। अब आपको अपना विचार स्पष्ट कर देना चाहिए, या तो हाँ करो व नहीं करके सारा बखेड़ा दूर कर दो। गंग बोले, क्या खूब, आप सब लोग एक मत होकर मेरे पीछे पड़ गए हैं, परंतु स्मरण रखना कि इस बार प्राण लेने देने की बारी है। जब सर कटाने की दशा उपस्थित होगी तो क्या उस समय भी मेरी रक्षा करोगे? बीरबल ने सबको इशारा किया, जिस कारण सब सभासद एक साथ हामी भरने को तैयार हो गए। बीरबल कविवर, आपका एहसान इस सभासदों पर सबसे बढ़कर होगा। क्या इतने लोगों के कहने पर बादशाह विचार नहीं करेंगे? टोडरमल ने कहा, गंग जी अब 187। अकबर बीरबल विनो दन के लिए अग्रसर होइए। गंग बोले, क्या खूब, जान पड़ता है कि आप लोग मेरा ही प्राण लेने को उद्यत हुए हैं। खानखाना अब तक चुप्पी साधे हुए था, परंतु गंग को कचरियाते देखकर बोला, गंग जी इसमें आपके लिए कोई भय करने की बात नहीं है।
यदि बादशाह क्रोधित भी रहेंगे तो आपकी तरफ देखते ही पानी दो हो जाएंगे। यह कोई साधारण काम नहीं है, इससे आपको एक बड़ा एहसान मिलेगा। गंग बोला, क्या आप लोग उन बेगमों को कुछ कम समझते हैं जो बादशाह को अपने प्रेम फांस में जकड़ कर आज 10 महीनों से गुम किए हुए हैं? यदि वे मुझसे रुष्ट होकर बादशाह को उल्टा सीधा समझा देंगी तो बादशाह मेरी जान लेने पर उतारू हो जाएंगे। मेरे बाल बच्चे बिलबिला कर बेमौत मरेंगे। बादशाह को महल से बाहर निकाल लाना शेर का सामना करना है। बीरबल बोला, गंग जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि अब की बार बादशाह उन बेगमों के हाथ से छूटे की समझ लेना कि फिर वे उनके हाथ न लगेंगे। इस बार हो उन सबों ने उन्हें कैसे फंसा लिया, मुझे तो इसी पर बड़ा आश्चर्य आ रहा है। अब राजा टोडरमल की बारी आई। वे बोले, कविवर, आपको हतोत्साह होना शोभा नहीं देता। यह काम कवियों का ही है कि दूसरों को उत्साह देते हुए लड़ाई में स्वयं अपना प्राण भी विसर्जन कर देना। इसके अनेकों प्रमाण पुस्तकों में भरे पड़े हैं। लड़ाई में प्राण देकर हमारे प्राचीन कवियों ने केवल थोड़े से आदमियों की जीवन। अकबर बीरबल बिना। बीरबल ने एकत्रित मनलों से कहा, आप लोगों की अनुमति प्राप्त कर मैं एक बार पुनः बादशाह से मिलना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे फिर बादशाह के समीप ले चलें। उन लोगों ने मछली का पेट फाड़ते समय कुछ निकलते हुए अवश्य देखा था, पर क्या निकला सो कोई नहीं जानता था। वे बड़ी प्रसन्नता से कर्मचारियों के सहारे बीरबल को बादशाह के पास ले गए। बीरबल को अपने समीप आते हुए देखकर बादशाह ने अनुमान किया, हो न हो बीरबल डरकर अब उद्योग की प्रधानता स्वीकार करने के लिए मेरे पास आ रहा हो, परंतु अब मैं अपनी आज्ञा भंग न करूंगा। इसीलिए इसके पहले ही मैंने उसे कई बार मौका दिया था, परंतु उस समय उसने मेरी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। बीरबल पास पहुंचकर बादशाह को सलाम किया। तब बादशाह ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारा प्रयास करना वृथा है। इस समय चाहे तुम उद्योग की प्रधानता मान भी लो, परंतु मैं अपनी आज्ञा रद्द नहीं करूंगा। बीरबल ने कहा, प्रभु, जरा पहले मेरी बातें सुन लें। मैं उद्योग की प्रधानता मानने नहीं आया हूँ। बादशाह ने कहा, अच्छा कहो। तब बीरबल बोला, आपको अंगूठी देने आया हूँ, इसे पहन लीजिए। बादशाह ने उसे हाथ में लेकर देखा तो सचमुच वही राजमुहर वाली अंगूठी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वे उसे जमुना के अगाध जल में फेंक आए थे। कई बार खूब उलट पलट कर देखा, जब उसके निस्वत कुछ ही नहीं बल्कि नितांत असंभव है। अब बोरबल की जान नहीं बच सकती, परंतु बीरबल ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठा रहा। नाव किनारे पर आ लगी। घर लौटते समय बादशाह ने उस जगह अपने सिपाहियों की पहरा चौकी बांध दो ताकि बीरबल किसी प्रकार उस अंगूठी को जल से बाहर न निकाल सके। बीरबल प्रारब्ध के भरोसे चुप्पी साधकर बैठा रहा। जब 27 दिन व्यतीत हो गए तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल अंगूठी मिली? बोरबल ने इनकार किया। तब बादशाह ने कहा, देखो बीरबल, अब भी उद्योग की प्रधानता स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें माफी दे दूंगा। बीरबल ने उत्तर दिया, नृत्यविनाथ, भाग्य के सामने उद्योग नहीं टिक सकता। मशल मशहूर है, घड़ी में घर जले 9 घड़ी भद्रा। अभी 3 दिन का समय और है, इतने में तो कितना उलट फेर हो सकता है। बादशाह के क्रोध रूपी अग्नि में और भी आहुति पड़ गई। वह एकदम क्रोधित हो गए। जब अवधि का दिन बीत गया तो चौथे दिन फिर बादशाह ने बीरबल से अपनों अंगूठी मांगी। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, मेरे भाग्य से अंगूठी नहीं मिली। बादशाह क्रोधित होकर बोला, तब मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। बीरबल तो पहले से ही कमर कस चुका था। वह बादशाह के सामने निर्भय खड़ा हो गया। उसकी मुस्के कसकर बांध दी गई। बीरबल की दशा पर बादशाह को फिर तरस आ गई और बोले, बीरबल, अब भी मौका है, तुम उद्योग की प्रधानता स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें 176। अकबर वीरबल विनोद। और वह बादशाह से निवेदन कर बोला, पृथ्वीनाथ, जब बीरबल को भाग्य की प्रधानता मालूम है तो इसका कोई सबूत भी होगा। बादशाह ने झट बीरबल से पूछा, हाँ बीरबल, इस बात का कोई सबूत दो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह कोई ऐसी वैसी बात नहीं है जो कोई गांठ में बांधे फिर रहा हो और तुरंत खोलकर दिखला दे। आपकी ऐसी ही इच्छा है
तो कुछ दिनों में सिद्ध करके दिखला दूंगा। उस दिन का कार्य समाप्त हुआ और लोग अपने दो घर गए। एक दिन बादशाह को जमुना में सैर करने की इच्छा हुई, अतएव कुछ दरबारियों को साथ ले एक खास नौका पर बैठकर यमुनाजी में जल विहार करने लगा। बोझ दरिया में पहुंचकर फिर उसे भाग्य और उद्योग वाली बात स्मरण हो आई। उसने बीरबल से कहा, क्यों बोरबल, अभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने आया कि नहीं? बोलो, उद्योग को प्रारब्ध से प्रधान मानते हो वा नहीं? इस बार भी बीरबल ने पहले ही सा उत्तर दिया। बीरबल की इस हठधर्मी पर बादशाह चिढ़ गया और तत्क्षण अपने हाथ की अंगूठी निकालकर जमुना जल के मध्य में छोड़ दिया और बोला, अच्छा बीरबल, यदि अपनी भाग्य की प्रधानता से तू 1 मास के अंतर्गत यह अंगूठी मुझे न मिला सकेगा तो तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बादशाह के उस आकस्मिक कोप से सब लोग थर्रा गए। सब लोगों ने देखा कि यहाँ पर जमुना जी का जल बहुत गहरा है, यहाँ से अंगूठी का मिलना असंभव हो। अकबर बीरबल विनो जरा नरमा कर फिर बोला, मैंने तेरी माँ कब मांगी है? क्या मैंने किसी का नाम लिया था? बीरबल ने कहा, गरीब परवर, मैंने आपके बहन का नाम कब लिया था और कब उसे मांगा था? मैंने तो आपसे केवल दुपट्टा बहने देने की अर्ज करी थी। आपकी बहन मेरे बहन के समान है, मैं उसका नाम अपनी जबान पर कैसे ला सकता हूँ? बादशाह को आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं मिला, अतएव खामोश रह गया। भाग्य बड़ी है कि उद्योग। एक दिन बादशाह ने अपने दरबारियों से भरी सभा में पूछा, भाग्य बड़ी है व उद्योग? सब दरबारियों ने एक मत होकर बतलाया, पृथ्वीनाथ। उद्योग बड़ा है। परंतु बीरबल की राय सबसे भिन्न थी। वह अपनी तरफ से अकेला होकर बोला, महाराज, मेरी सम्मति से भाग्य बड़ी है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, यदि उद्योग न किया जाए तो भाग्य क्या कर सकती है? भला उस मनुष्य को जो भाग्य के भरोसे बैठ रहे, कभी खाना नसीब हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, चाहे कोई कितना ही उद्योग क्यों न करे, परंतु जो बात उसके भाग्य में लिखी न होगी, कदापि नहीं मिल सकती। यह सब देखते हुए भाग्य को ही प्रधानता मिलनी चाहिए। एक दरबारी को बीरबल की यह दलील बहुत खटकी। मुझ क्षुधित का आशीर्वाद ले। बीरबल बड़ी असमंजस में पड़ गया। एक तो मरण काल, दूसरे फकीर की याचना, सो भी मछली। वह बोला, शाह साहब, आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक कुलीन ब्राह्मण हूँ। हम लोग अपने चौके में मछली मांस का प्रयोग नहीं करते, फिर आपको क्यों कर खिलाओ? फकीर बोला, यह सब सही है, परंतु यदि तू इस मरणकाल में मेरी क्षुधा मिटाएगा तो इस पुण्य से तेरा बाल बच्चों के सहित कल्याण होगा। वहां पर उस समय जितने लोग एकत्रित थे, सबों ने बीरबल से फकीर की इच्छा पूर्ति का अनुरोध किया। कुछ काल तो यूं ही बातचीत में टल गया। अंत में मत विशेषता के कारण बीरबल को अपनी जिद्द छोड़नी पड़ी। एक आदमी बाजार जाकर एक मल्लाह से एक खूब मोटी और बड़ी मछली खरीद लाया। जब उस मछली को बीरबल छुरी लेकर चीरने बैठा तो उसके पेट में कोई ठोस चीज दिखाई पड़ी। उसका संपूर्ण पेट काटते ही बादशाह की वह जल में फेंकी हुई अंगूठी बाहर निकल आई। बादशाह अपनी खिड़की से गर्दन निकालकर बीरबल की फांसी का दृश्य देख रहा था। उसने देखा कि बीरबल एक मछली फाड़ रहा है, परंतु उसके और उस फकीर के अंतर्गत क्या क्या बातें हुई इसका उसे कुछ भी गम न था। बीरबल उस अंगूठी को हाथ में लेकर खड़ा हो गया और शाह साहब को देखने लगा। वे उसके खड़ा होने से पहले ही अंतर्ध्यान हो गए थे। अकबर बीरबल विनोद, जो काम मुझे ही करना जरूरी है, उसमें व्यर्थ आगा पीछा करना उचित नहीं। मैं इस कार्य को आज। अकबर बीरबल विनो 186 स्थिति को हम कैसे संभाल सकेंगे? इसलिए हमें मुनासिब है कि तन मन तथा धन से बादशाह की खोज में कटिबद्ध हो जावें। टोडरमल नामी एक प्रधान दरबारी बोला, बीरबल, मेरी अनुमति से आप पहले महल के उन स्थानों का अन्वेषण करें जहां तक कि आपको महल में जाने की आज्ञा है। बीरबल ने कहा, यह मैं इससे पहले ही कर चुका हूँ, परंतु जब मेरा कुछ वश न चला तो आज यह बात आप लोगों के सामने उपस्थित किया है। गंग कवि बोला, आप लोगों को विदित है कि मैं बादशाह को देखने के लिए कितना उतावला हो रहा था, सो कल मुझसे बादशाह का साक्षात्कार हो गया। मानो सूखते विरवे पर पानी पड़ गया, सबकी आंखें खुल गई। बीरबल ने पूछा, आपने बादशाह को कहाँ पर देखा था? गंग ने उत्तर दिया,
वह दिलाराम बेगम के कमरे में सोए थे। बीरबल ने कहा, ठीक है, बेगम ने बादशाह को मोहित कर लिया है। भला ऐसी दशा में बादशाह दरबार में कैसे आ सकते हैं? गंग कवि ने कहा, केवल पता लगाने ही में मुझे जान पर खेलने की नौबत आ पहुंची थी, अब वहां से निकाल लाना कोई आसान बात नहीं है। बीरबल ने गंग को उस्काते हुए कहा, फिर भी यह काम सिवा कविवर गंग के दूसरे के किए हो भी नहीं सकता। एक अन्य दरबारी ने भी कहा, भाई यह साधारण एहसान नहीं है, बादशाह को निकाल लाने वाले की कीर्ति अमर हो जाएगी, कारण कि इससे अगणित लोगों का उपकार होगा। कान्होजी तुरथ कार्य संपा 185। अकबर बीरबल विनोद। इतना ही नहीं, उनको अच्छी चौकसी के लिए छिपे तौर से कुछ अधिक वेतन भी देती थीं और उन्हें हुक्म दे रखा था कि कोई भी मर्द महल के भीतर प्रवेश न करने पाए। जो काम बादशाह के करने का था वह सब रुक गया। बाहर बाहर से कितने ही राजदूत आए, परंतु उन्हें गद्दी खाली मिली। इस घटना को देखकर वे बहुत ही चकराए। इधर नगर निवासियों के चेहरे पर भी कालिमा का पर्दा पड़ने लगा। आज 9-10 महीने से बादशाह का गुम हो जाना बड़े आश्चर्य की बात थी। धीरे धीरे लोगों का विचार पलटा खाने लगा। वे अपनी मनमानी करने पर उद्यत हुए। दरबारियों को गुप्तचरों के जरिए सारी बातें विदित हो जाती थीं, इसलिए उन्हें भय था कि कहीं बाहरी राजदूत कोई नया फसाद न खड़ा कर दें। बीरबल ने सोचा कि अब बिना बादशाह का पता लगाए अच्छा न होगा, अतएव इसका भार बीरबल ने अपने ही सिर उठाया। मुख्य सभाओं की एक प्राइवेट गोष्ठी हुई। सबको संबोधन कर बीरबल बोला, मित्रों, अब राज का काम संभलते नहीं दिखता है, कारण कि बादशाह के गायब हो जाने का समाचार दूर देशों तक फैल चुका है। बाहरी राजदूत टंटा फाड़ने पर उद्यत दिखाई पड़ते हैं। ईश्वर न करे कि कहीं से शत्रुओं को चराई हो जाए, नहीं तो अपने उद्धार में बड़ी अड़चन पड़ेगी। ऐसी स्थिति में एक ही शत्रु नहीं होते, बल्कि राज्य के लोभ से जो लोग मित्र रहते हैं वे भी शत्रु बनकर चराई करने पर उद्यत हो जाते हैं। फिर इस अकबर बीरबल विनो के नए नए प्रेम और नई नई मनबहलाव की बातों से बादशाह का मन ऐसा लग गया कि उन्हें अपने दरबार तक की सुध बुध न रही। राज में क्या होता है और क्या नहीं इसकी कुछ भी चिंता न रही। कई महीनों का समय इसी प्रकार गुजस्त हो गया, परंतु बेचारे दरबारियों को बादशाह की खोज करते ही बीत गया। उन्हें यहाँ तक भेद न मिला कि आखिरश बादशाह किस पर्दे में जा छिपे है। जनाने में रहने का तो हवा भी नहीं लगने पाई थी। इधर राज्य में गदर हो जाने की आशंका उत्पन्न हो गई। ऐसी दशा में दरबारियों को बादशाह का अभाव बहुत खलने लगा। बेगमें दरबारियों से बड़ी सतर्क थीं। वे सब पहले ही से दृढ़ संगठन कर चुकी थीं कि बादशाह का भेद दरबारियों को न मिलने पावे, नहीं तो हमारे रंग में भंग डालने को उद्यत हो जाएंगे और कोई न कोई चाल चलकर स्वामी को हमारे कब्जे से बाहर निकाल ले जाएंगे। बादशाह प्रेम पास में ऐसे जकड़ गए थे कि उन्हें इतना भी गम नहीं था कि कहाँ सुबह हो रहा है और कहाँ शाम। बेगमों को अन्य दरबारियों से तो उतनी चिंता न थी, परंतु बीरबल और गंग कवि का उन्हें बराबर खटका बना रहता था। उनको विश्वास था कि यदि इन दोनों में से एक को भी किसी प्रकार से बादशाह का महल में होना विदित हो जाएगा तो ये हाथ मारकर बादशाह को हमारे कब्जे से बाहर निकाल ले जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी सहचरियों और पहरे के सिपाहियों को खूब सावधान कर दिया था। अकबर बीरबल विनोद। 98 दिन रात कैसे कटे, क्या हम पशु के समान बंधी पड़ी रहे? तब एक दूसरी बेगम बोली, प्रभु, आपकी न्यायगृहता सब पर विदित है। आप अपने छोटे से छोटे कर्मचारियों की प्रार्थनाएं सुनते हैं, तो क्या कारण है कि हम लोगों की न सुनेंगे? चाहे जो हो, आज तो हम आपको यहाँ से हिलने न देंगी। आगे हमारा प्रारब्ध जाने से ही करना भूल है, पर हम लोगों की बिना आज्ञा लिए आप कैसे जाएंगे? तीसरी बेगम मुस्कराती और नेत्रों का बाण चलाती हुई बोली, आप लोग भी क्या है? हमारे स्वामी अपनी दयालुता के लिए विश्व विख्यात है। ये अब हमारी प्रार्थनाओं को मानकर आज से हम लोगों का साथ छोड़कर कहीं न जाएंगे। यदि तुम लोगों को मेरी बातों का विश्वास न हो तो मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। जिसका जी चाहे मुझसे आकर हाथ मारे। चौथी बेगम हाव भाव दिख लाकर बोली, बहनों, स्वामी जी तो नहीं करते ही नहीं है, आप लोग इतना आग्रह क्यों करती है? मौन स्वीकृति लक्षणम।
उत्तर न देना ही स्वीकार कर लेना है। बादशाह इन स्त्रियों के नेत्र कटाक्ष और हाव भाव में बंध गए। किसे क्या उत्तर देना चाहिए इसका उन्हें कुछ भी ज्ञान रहा और विवश होकर बोले, बेगमों, आप लोगों के प्रेम से मैं गदगद हो गया हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब तुम्हारे पास ही रहूंगा। बादशाह के मुख से इतना निकलना था कि बेगमें प्रसन्नता से उछलने लगों और उनके बहुतेरे ने नखरे और हावभाव होने लगे। नित्य अकबर बीरबल विनो घड़ियों को वर्ष के समान काटती है। प्रभु क्या यह अनुचित नहीं है? मैं अपने हृदय की गवाही अपने मुख से कहा तक दें, उसे या तो हमारा मन या अंतर्यामी ईश्वर ही जान सकता है। क्या आप बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय आप कितने समय के बाद लड़ाई से फुर्सत पाकर महल में आए हुए हैं? अब यदि न्याय की दृष्टि से देखें तो आपको हमें छोड़कर जाना उचित नहीं है। बादशाह ने कहा, बेगम साहिबा, आप समझती है कि मैं एक लड़ाई ही के काम से बाहर रह जाता हूँ, परंतु दरअसल ऐसा नहीं होता। लड़ाई में तो कभी दो जाने का मौका लगता है। जो मैं अपनी प्रज्ञाओं की देखरेख न करूँ तो भला इतना बड़ा साम्राज्य कभी टिक सकता है? मेरी अपकीर्ति संसार में फैल जावे। 2-4 दिनों की तो तुम्हारी प्रार्थनाएं भले ही स्वीकृत को जा सकती है, परंतु 1 साल व 6 मास को गुंजाइश नहीं है। मेरी अयोग्य सेवाओं से चिरकर मेरे सरदार और शाहजादे मुझसे गद्र मचा सकते हैं, फिर मैं कितनी कठिनाई में पड़ जाऊंगा। क्या कभी इस पर भी विचार दौड़ाती हो? हाँ, इतना भले ही कर सकता हूँ कि जो समय राजकीय कामों से बचाकर शिकार आदि में लगाता हूँ वह तुम्हारे पास ही रहकर बिताऊंगा। अब इससे अधिक और क्या चाहिए? बादशाह के ऐसे रूखे उत्तर से सकुचाकर बड़ी बेगम साहिबा ने कहा, प्रभु आप सारी बातें भले ही सही दो कहते हों, परंतु फिर यह भी विचार करें कि हम घर में रहने वाली बेगमों संदेह न रहा तो बोले, बीरबल यह अंगूठी कैसे प्राप्त हुई? बीरबल ने जवाब दिया, गरीब परवर, मेरा प्रारब्ध घसीट लाया है। तब उसके मिलने का सब किस्सा बीरबल ने बादशाह को सुनाया। बादशाह बीरबल से बहुत प्रसन्न हुए और 10,000 मुहरें, एक सुंदर वस्त्र तथा कई वाहन पुरस्कार में दिए। उसके घर वालों को भी सुंदर 2 वस्त्र दिए गए। उपस्थित जनता के सहित बादशाह ने प्रसन्नता से प्रारब्ध की प्रबलता स्वीकार कर ली। बादशाह और कविगंग। एक दिन बादशाह जनाने महल में गाना सुन रहे थे। उसके कुटुंब की सारी स्त्रियां उपस्थित थीं। वहां पर सिवा बादशाह के दूसरा कोई मर्द नहीं था। यह जुमावरा बादशाह की बेगमों के मत से हुआ था। उनका विचार था कि बादशाह प्रेम में फांसकर कुछ दिनों तक महल में रखें जाएं। उनका उद्योग भी कुछ 2 सफल होते दिखलाई पड़ा। बादशाह उनके प्रेम में फंस गए। एक बेगम जिसका कोकिल कंठा नाम था, सबके अंत में एक वियोग मिश्रित गजल गाना शुरू किया। उसकी ऐसी दीनता भरी गजल से बादशाह पिघल गए और उससे पूछे, इस गाने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? बेगम ने कहा, प्रभु आपका अधिकतर समय लड़ाई ही में बीतता है और यहाँ हम घर में पड़ी 2 आपके वियोग की एक अकबर बीरबल बिना। बीरबल ने एकत्रित मनलों से कहा, आप लोगों की अनुमति प्राप्त कर मैं एक बार पुनः बादशाह से मिलना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे फिर बादशाह के समीप ले चलें। उन लोगों ने मछली का पेट फाड़ते समय कुछ निकलते हुए अवश्य देखा था, पर क्या निकला सो कोई नहीं जानता था। वे बड़ी प्रसन्नता से कर्मचारियों के सहारे बीरबल को बादशाह के पास ले गए। बीरबल को अपने समीप आते हुए देखकर बादशाह ने अनुमान किया, हो न हो बीरबल डरकर अब उद्योग की प्रधानता स्वीकार करने के लिए मेरे पास आ रहा हो, परंतु अब मैं अपनी आज्ञा भंग न करूंगा। इसीलिए इसके पहले ही मैंने उसे कई बार मौका दिया था, परंतु उस समय उसने मेरी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। बीरबल पास पहुंचकर बादशाह को सलाम किया। तब बादशाह ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारा प्रयास करना वृथा है। इस समय चाहे तुम उद्योग की प्रधानता मान भी लो, परंतु मैं अपनी आज्ञा रद्द नहीं करूंगा। बीरबल ने कहा, प्रभु, जरा पहले मेरी बातें सुन लें। मैं उद्योग की प्रधानता मानने नहीं आया हूँ। बादशाह ने कहा, अच्छा कहो। तब बीरबल बोला, आपको अंगूठी देने आया हूँ, इसे पहन लीजिए। बादशाह ने उसे हाथ में लेकर देखा तो सचमुच वही राजमुहर वाली अंगूठी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वे उसे जमुना के अगाध जल में फेंक आए थे।
कई बार खूब उलट पलट कर देखा जब उसके निस्वत कुछ। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। बीरबल अकबर के दरबार का एक प्रमुख सलाहकार और मंत्री था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति के लिए जाना जाता था। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी प्रस्तुत है। कहानी, सच्चे दोस्त की पहचान। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बताओ, एक सच्चे दोस्त की पहचान कैसे की जाती है? बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, जहांपनार, इसके लिए मुझे एक प्रयोग करने की आवश्यकता है। कृपया मुझे एक मौका दें। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी। बीरबल ने एक योजना बनाई और एक बड़ा जश्न आयोजित किया। उन्होंने सभी दरबारियों को आमंत्रित किया और एक विशेष पार्टी का आयोजन किया। जब सब लोग पार्टी में व्यस्त थे, बीरबल ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, मुझे एक परीक्षण करना है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे साथ उस भोजन को लेकर आओ जो अभी अकबर के पास से आया है। दोस्तों ने बीरबल की बात मानी और अकबर के दरबार से भोजन ले आए। बीरबल ने भोजन को अपने घर में रख लिया और पार्टी समाप्त होने के बाद अकबर से कहा, जहांपनार, मैंने यह साबित कर दिया कि केवल सच्चे दोस्त ही आपकी मदद के लिए आते हैं। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उसे धन्यवाद दिया। इस प्रकार बीरबल ने यह साबित किया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो कठिन समय में भी आपकी मदद करने को तैयार रहते हैं। यह कहानी यह सिखाती है कि सच्चे दोस्त वही है जो किसी भी परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। और पैरों में बेड़ियां जकड़ने की आज्ञा दी। वह बोला, ये महामूर्ख है, केवल नकल करना जानते हैं। बीरबल ने जो करी का नाम लिया था उसका तात्पर्य दूसरा ही था। बादशाह के क्रोध के सामने सबका छक्का छूट गया और सबों ने एक साथ करबद्ध प्रार्थना कर अपने अपराधों की माफी मांगी। माला दे। एक दिन बीरबल को जमुना नहाने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए वह तड़के उठकर जमुना जी नहाने गया। स्नानोपरांत एक जगह आसन बिछाकर रुद्राक्ष की माला जपने लगा। उसी समय हवाखोरी से लौटकर घूमता 2 घोड़े पर सवार बादशाह भी वहीं जा पहुंचा। वह घोड़े से उतर पड़ा और बीरबल से बोला, बीरबल, मुझे माला दे। बीरबल बड़ा लाल बुएक कर था। वह तुरंत तार गया कि बादशाह द्व्यर्थी कहकर मजाक कर रहे हैं। वह मुंह से तो कुछ न बोला, परंतु उसी समय अपना दुपट्टा नदी के जल में छोड़ दिया। बादशाह यह देखकर फिर बोला, बीरबल, देखो दुपट्टा बहता है। अब बीरबल को अवसर मिला, वह तुरंत बोल उठा, पृथ्वीनाथ, बहने दो। बादशाह बीरबल के द्व्यर्थिक उत्तर को समझकर बड़ा नाराज हुआ और भ्रिकुटी बदलकर बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, तुम हंसी हंसी में मेरी बहन मांग रहा है? बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, आप भी तो हमारी मां मांगते हैं। बादशाह अकबर बीरबल विनोद। फिर भोजन की सामग्री बतलाने लगा। वह क्रमशः सारी चीजों का नाम बतलाकर चुप हो गया। बादशाह को इतने पर भी संतोष नहीं हुआ, इसलिए बीरबल से फिर पूछा, और क्या था? बीरबल याद कर और 2-4 चीजों का नाम बतलाया, परंतु बात की श्रृंखला न टूटी। बीरबल ज्यों-ज्यों अधिक बतलाता, बादशाह बराबर और की धुन बांधे रहता। हरेच्छा से वह बात अधूरी ही रह गई। बीच में एक ऐसा जरूरी काम आ पड़ा कि दोनों पृथक दो चले गए। कई महीने बाद एक दिन वह बात बादशाह को फिर स्मरण हो आई, अतएव बीरबल की याददाश्त समायने के लिए बोला, बीरबल। और बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ। और क्या करी? बादशाह बीरबल की याददाश्त से बड़ा संतुष्ट हुआ और उसे तत्क्षण एक सुंदर मोती की माला प्रदान की। दूसरे सभासद इस बात को देखकर बड़े चकित हुए। उन लोगों ने अपनी अकल लड़ाई। हो न हो बादशाह को करी से बड़ा प्रेम है, तभी तो करी थे का नाम लेते ही खुश होकर बीरबल को मोती की माला दी। दूसरे दिन मोती की माला के लालच से दरबारी लोग भी अपने 2 घरों से उत्तमोत्तम मरे की करी बनवा लाए। उनके साथ नौकर भी थे। वे करी का पात्र सिरों पर लिए हुए खड़े। यह दृश्य देखकर बादशाह ने दरबारियों से इस समारोह का कारण पूछा। वे उत्तर दिए, गरीब परवर, आपके लिए हम लोग करी बनवा कर लाए हैं। बादशाह उनकी ऐसी मूर्खता पर बहुत चिड़चिड़ा गया और करी लाने वालों के हाथ 17 अकबर बीरबल विनोद।
सड़ी होने के कारण काली पड़ी हुई रोटी को बड़ी चाव से खा रहा है। उसे देख बादशाह को मजाक करने की सुआई और बीरबल को संबोधन कर बोला, देखो वीरबल, कुत्ता काली को खा रहा है। वीरबल अपने हाजिर जवाबी के लिए तो विख्यात ही था। वह झट बोला, पृथ्वीनाथ, उसे वही नियामत है। इस पर बादशाह कुछ चिड़चिड़ा सा गया क्योंकि नियामत उसकी माता का नाम था और काली श्रीरबल की माता का नाम था। उसने कहा, बीरबल तुम मेरी माता को कुत्ते को खिला रहा है। बीरबल ने उत्तर दिया, क्या आपने मेरी माता से पहले कुत्ते को नहीं खिलाया था? बादशाह ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी माता को नहीं उस काली रोटी के लिए कह रहा था। बीरबल बोला, मैं भी तो यही कहा था कि रोटी चाहे कैसी भी सड़ी गली क्यों न हो, परंतु उसके लिए तो वही नियामत है। बादशाह संतुष्ट हो गया और उस समय से फिर बीरबल से कोई दूसरा मजाक नहीं किया। और क्या कर, एक दिन बीरबल को बिरादरी भोज में जाना था, अतएव वह बादशाह से अवकाश लेकर भोज में शामिल हुआ। जब भोजन करके लौटकर आया तो बादशाह ने उससे पूछा, क्यों बीरबल, आज भोज में कौन दो सा पदार्थ खाए हो? बीरबल ने पहले तो उस जगह की सुंदरता का वर्णन किए। मनाने से दुख न छूटेगा, बल्कि निवृत्ति के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। यदि आप करें तो मैं एक रास्ता बतलाऊं, उससे आपका दुख अश छूट जाएगा। उसने बीरबल की बात मान ली। तब बीरबल ने कहा, आपको मेरे यहाँ लगातार 4 महीने रहना पड़ेगा और नित्य सूर्य के सामने मुख करके इतने दंडवत करने होंगे कि जिससे आपका शरीर पसीने से तर न हो जाए। वह नित्य। अकबर बीरबल विनोद। बीरबल के बतलाए क्रमानुसार सूर्य को दंड प्रणाम करने लगा। उधर बीरबल ने उसके खाने पीने का अच्छा प्रबंध कर दिया। पौष्टिक पदार्थ खाने को मिलने से 4 महीने में वह मुटाकर लड़की का कुंदा हो गया। तब बीरबल ने लुहार को आर्डर देकर एक सुंदर डंडा बनवाया। उसमें स्थान 2 पर ऐसे लोहे जरवा दिए कि वह खासा लुहांगी बन गया। बीरबल उस लुहांगी को उसे देकर बोला, देखो लोगों के पूछने पर इस लुहांगी को अपना गुरुभाई बतलाना, फिर उसे भलीभांति शिक्षित कर उसको अबर बीरबल विन कि उसको ऐसा कठोर दंड दे ताकि वह फिर ऐसी गुस्ताखी न करे। यह सुनकर बादशाह को बड़ा विस्मय हुआ और उसी क्षण बीरबल को दंड देने का प्रण किया। कुछ समय बाद चपरासी द्वारा बीरबल को बुलवाया। जब वह आया तो बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम बड़े घमंडी हो गए हो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, मैं तो अपने को ऐसा अनुमान नहीं करता, परंतु यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो आपको अधिकार है कि मुझे दंड दें। बादशाह तो बेगम से सब सुन ही चुका था। वह बोला, तुमने बेगम से मेरे निस्वत क्या कहा था? मुझसे झक मरवाते थे, क्या यह सही नहीं है? बीरबल वादे हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, मेरो गुस्ताखी माफ की जावे तो कहो। मेरी जबान में यानी संस्कृत में मछली को झक कहते हैं और आप उस समय मछली ही मार रहे थे, अतएव मैंने बेगम के पूछने पर आपको झक मारना बतलाया था। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह और बेगम दोनों ही प्रसन्न हो गए और बीरबल को पुरस्कार देकर विदा किया। काली ही नियामत है। एक दिन संध्या समय बादशाह और बीरबल हवा सेवन के लिए कहीं जा रहे थे। नगर के बाहर जाकर बादशाह ने देखा कि एक कुत्ता एक फूली और कई दिन की 183 अकबर बीरबल विनोद। शहर में टिककर निर्थक समय खोना अच्छा नहीं समझती थी। डेरे पर पहुंचकर तुरंत स्वदेश लौटने की तैयारी कर सिंहलद्वीप चली गई। पहुंचकर दिल्लीधीश्वर के दरबार का सब समाचार यथातथ्य कहकर अपने राजा को सुनाया। वहां के लोग बीरबल की बुद्धि की सराहना करने लगे। यंग मार रहे हैं। पक दिन जमुना किनारे एक मल्लाह मछलियों का शिकार कर रहा था। उसी समय बीरबल को लिए दिए बादशाह भी वहीं पर जा पहुंचा। देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। बादशाह को भी शौक हुआ और वह वहीं बैठकर मछलियां मारने लगा। मछली मारते मारते उसे कोई ऐसा काम स्मरण हो आया कि उससे बीरबल को बेगम के पास भेजना पड़ा। बीरबल हुक्म पाकर बेगम से जा मिला। कुशल भलाई के बाद बेगम ने पूछा, बादशाह क्या कर रहे हैं? बीरबल ने कहा, कर क्या रहे हैं? जमुना जी के किनारे बैठे 2 झक मार रहे हैं। बीरबल के मुख से उपरोक्त उत्तर पाकर बेगम भीतर 2 बड़ी नाराज हुई, परंतु बीरबल से कुछ बोल न सकी।
जब रात्रि समय में बादशाह आया तो वह कुपित होकर बोली, पृथ्वीनाथ, बीरबल को आपने बहुत सिर चढ़ा लिया है, जिस कारण वह बड़ा रीठ होता जा रहा है। वह आपके निस्तृत पूछने पर मुझसे कह गया है कि झंग मार रहे हैं, आपको उचित है। अबर बीरबल विनोद 171 कि उसको ऐसा कठोर दंड दे ताकि वह फिर ऐसी गुस्ताखी न करे। यह सुनकर बादशाह को बड़ा विस्मय हुआ और उसी क्षण बीरबल को दंड देने का प्रण किया। कुछ समय बाद चपरासी द्वारा बीरबल को बुलवाया। जब वह आया तो बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम बड़े घमंडी हो गए हो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, मैं तो अपने को ऐसा अनुमान नहीं करता, परंतु यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो आपको अधिकार है कि मुझे दंड दें। बादशाह तो बेगम से सब सनही चका था। वह बोला, तमने बेगम से मेरे 184 अकबर बीरबल विन कर दिया जाएगा तो मैं बिना उजर चली जाऊंगी। बीरबल उसे रॉन्करबा ते रेशिया, तुझे ज्ञात होना चाहिए था कि यह दिल्लीधीश्वर का दरबार है और ये जगत विजयी बादशाह है। यहाँ पर आकर यह क्या गंदी बात मुँह से निकालती है। यदि तुझे मांगना ही था तो कोई अलभ्य वस्तु मांगती जिससे तू अजाचक हो जाती और तेरी कीर्ति देश देशांतर में फैलती। वह बोली, दीवान महोदय, मैंने जिस चीज को आपसे मांगा है, यदि उसे देना मंजूर हो तब तो देवें, नहीं तो इनकार करें। मैं अपने घर लौट जाऊंगी। आगा पीछा करने से क्या लाभ? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। बीरबल ने बादशाह से कहा, पृथ्वीनाथ, मैंने इस विदेशी वेश्या को आगा पीछा दिखलाकर बहुत कुछ समझाया, परंतु वह एक भी मानने को राजी नहीं है। वचन का पालन करना आवश्यक है, नहीं तो संसार में आपकी बड़ी अपकीर्ति फैलेगी। बादशाह ने बीरबल के मत को स्वीकार किया। तब कौल बीरबल ने वेश्या से कहा, बादशाह की आज्ञा है, तू अपना मनोभिलषित पूर्ण कर ले, यानी गद्दी पर पाखाना कर ले। हाँ, एक बात याद रखना कि पाखाना के समय पेशाब न निकले। जो तू इस बात में जरा भी चूकेगी तो तुरंत जान से मार डाली जाएगी। अब तो उस भथियारिन के कान खड़े हो गए। कुछ देर तक आगा पीछा करती रही, फिर बादशाह को सलाम कर चुपके से चली गई। उसका काम समाप्त हो गया, इसलिए वह अब दिल्ली 18118 अकबर बीरबल विनो समय कर किया है। मुझे अपना मन प्रसन्न करना अभिशय था, इनाम की चाहना नहीं है। बादशाह ने मन में सोचा, शायद इतने पारितोषिक को न्यून समायकर यह संतुष्ट नहीं हुई है, अतएव इसे कुछ और धन पाने की लिप्सा है। वह उस वेश्या से बोला, यदि तुझे और कुछ मांगने की इच्छा हो तो उसे भी मांग सकती हो। वेश्या ने कहा, पृथ्वीनाथ, मुझे केवल एक वस्तु मांगने की इच्छा है, परंतु आप पहले वचनबद्ध हो तो मांगो। बादशाह कुछ सोच विचार के बाद बोला, मेरी घर की निजी वस्तुओं के अतिरिक्त जो कुछ मांगोगी तुझे दिया जाएगा। मैं अपनी बात एक बार कहकर फिर लौटाता नहीं हूँ। वह कुछ देर खामोश रहकर फिर बोलो, गरीब परवर, मैं आपके गद्दी पर पाखाना फिरने की इच्छा रखती हूँ। उस वेश्या की इस रिखाई पर सब दरबारी सन्न हो गए। उसने खुल्लम खुल्ला बादशाह का अपमान किया था। बादशाह भीतर दो बड़ा क्रोधित हुआ, परंतु चूंकि वचनबद्ध हो चुका था इसलिए प्रगट रूप से खामोश रहा। सबको बड़ा सोच हुआ, किसी की अकल काम नहीं करती थी। आखिर बीरबल से राय मिलाई गई। बीरबल ने बादशाह को लार्स दिलाया। वह वेश्या लोगों को फुसफुस करते देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसके चेहरे पर हाथ हंसी आने लगी। बीरबल बोला, इसको वचन दिया जा चुका है, इसलिए उसका पालन किया जाएगा। वेश्या बोली, मैंने पहले ही आपसे आज्ञा प्राप्त कर ली है, तब मांगा है। यदि नहीं, अकबर बीरबल विनो कर दिया जाएगा तो मैं बिना उजेर चली जाऊंगी। बीरबल उसे डांटकर बोला, हे वेश्या, तुझे ज्ञात होना चाहिए था कि यह दिल्लीधीश्वर का दरबार है और ये जगत विजयी बादशाह है। यहाँ पर आकर यह क्या गंदी बात मुँह से निकालती है। यदि तुझे मांगना ही था तो कोई अलभ्य वस्तु मांगती जिससे तू अजाचक हो जाती और तेरी कीर्ति देश देशांतर में फैलती। वह बोली, दीवान महोदय, मैंने जिस चीज को आपसे मांगा है, यदि उसे दें 182 था, अतएव उसे अपने यहाँ बुलवाने का निश्चय किया। दूसरे दिन दीवानखाना खूब सजाया गया।
उस कमरे में भारतवर्ष की एक से एक सजावट की वस्तुएं अपने दो करीने से सजाकर रख दी गई। दरबारियों के बैठने के लिए आसन भोग खूब सजाकर लगाया गया। जब इस प्रकार से बादशाह ने अपने यहाँ तैयारी कर ली तो एक चपरासी द्वारा उस नवागत बारांगना को बुलावा भेजा। वह भला कब नहीं करने वाली थी, यह तो उसकी मनचाही बात थी। उसने बादशाह के दरबार में जाना सहर्ष स्वीकार किया। फिर सायंकाल में खूब सार श्रृंगार कर अपने सफरदाइयों को लिए हुए दरबार में दाखिल हुई। उसकी लुनाई से दिल्ली दरबार रोशन हो गया। बादशाह ने चपरासी भेजकर अपने सब दरबारियों को बुलवाया। वे बादशाह का निमंत्रण पाकर नवीन वेश्या का नृत्य देखने की इच्छा से आए। यह नायिका अपने रूप लावण्य और कला कौशल से कितनों को मोहित कर चुकी थी, फिर बादशाह क्यों न मुग्ध होता। उसने बड़ी निपुणता से लगातार 6-7 घंटों तक नृत्य गान किया। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। बादशाह ने भी मुक्तकंठ से प्रशंसा की। बादशाह ने अपने मन में अनुमान किया कि यह द्रव्योपार्जन के निमित्त यहाँ आई है, इसलिए इसको द्रव्याभूषण देकर संतुष्ट करना चाहिए। बादशाह दीवान से राय मिलाकर उसके लिए बहुत सी अशर्फिया और सुंदर 2 वस्त्र देने के लिए मंगवाया। वह उनको देखकर विनम्रता से बोली, पृथ्वीनाथ, मैं यह नृत्य गान आपको गुनगरा अकबर बीरबल विनोद समयकर किया है। मुझे अपना मन प्रसन्न करना अभिशय था, इनाम की चाहना नहीं है। बादशाह ने मन में सोचा, शायद इतने पारितोषिक को न्यून समयकर यह संतुष्ट नहीं हुई है, अतएव इसे कुछ और धन पाने की लिप्सा है। वह उस वेश्या से बोला, यदि तुझे और कुछ मांगने की इच्छा हो तो उसे भी मांग सकती हो। वेश्या ने कहा, पृथ्वीनाथ, मुझे केवल एक वस्तु मांगने की इच्छा है, परंतु आप पहले वचनबद्ध हो तो मांगू। बादशाह कुछ सोच विचार के बाद बोला, मेरी घर की निजी। अकबर बीरबल विनोद उठकर अपने पति से क्षमा प्रार्थना की। वह सदैव के लिए उसकी चेलिन हो गई। बीरबल के द्वेषियों का दिल टूट गया और उसी तारीख से लोगों ने उसका अनिष्ट सोचना छोड़ दिया। गद्दी पर पाखाना। सिंहल द्वीप का बादशाह दिल्लीधीश्वर से कुछ भीतर 2 कुला करता था। एक दिन उसे नीचा दिखाने के अभिप्राय से एक वेश्या को कुछ सिखला पढ़ाकर दिल्ली भेजा। वह वारांगना महासुंदरी और नृत्य कला की पूर्ण पंडिता थी। उसने दिल्ली नगर में पहुंचकर एक बढ़िया मकान सड़क के चौराहे पर किराए में लिया और उसमें नित्य सायंकाल में श्रृंगार कर गायन वाद्य किया करती थी। तबला और सारंगी बजाने वाले भी सिंहल द्वीप ही से अपने साथ लाई थी। धीरे दो इसकी शोहरत नागरिकों में फैली। वे उसके पास अधिक संख्या में आने जाने लगे। वह किसी से कुछ नहीं लेती थी बल्कि आगंतुकों की बड़ी प्रीतिपूर्वक स्वागत करती थी। इसकी ऐसी प्रतिष्ठा सुनकर बादशाह के कितने दरबारी भी गुप्त रूप से उसके पास आए और उसकी आवभगत और कलावी श्रेष्ठता से मुक्त होकर लौटे। यह बात बड़े तेजी से अमीर गरीब के कानों तक फैल गई। जब बादशाह ने इस नवयवना वेश्या की प्रशंसा अपने दरबारियों के मुख से सुनी तो उसे भी उसको देखने की इच्छा हुई। वह उसके मकान पर नहीं जा सकता। अकबर बीरबल विनो 167 अकबर बीरबल विनो बीरबल के बतलाए क्रमानुसार सूर्य को दंड प्रणाम करने लगा। उधर बीरबल ने उसके खाने पीने का अच्छा प्रबंध कर दिया। पौष्टिक पदार्थ खाने को मिलने से 4 महीने में वह मुटाकर लड़की का कुंदा हो गया। तब बीरबल ने लुहार को आर्डर देकर एक सुंदर दंडा बनवाया। उसमें स्थान 2 पर ऐसे लोहे जरवा दिए कि वह खासा लुहांगी बन गया। बीरबल उस लुहांगी को उसे देकर बोला, देखो लोगों के पूछने पर इस लुहांगी को अपना गुरुभाई बतलाना। फिर उसे भलीभांति शिक्षित कर उसको घर भेज दिया। इधर रामबाई नित्य के जूतों का हिसाब जोड़कर उसका घाटा जोड़ा करती थी। जब उसका पति 5 महीने में हृष्टपुष्ट होकर आया तो वह देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। कहा तो बेचारा थकामांदा मंजिल मार कर आया था। कहा उसे जूता जमाने की सूझी। वह कुल्टा पति को जूता खाने के निश्चित स्थान पर ले गई। वह चुपचाप बैठा रहा, परंतु अपने गुरुभाई यानी लुद्दांठी को नहीं भूला। ज्यों ही उसकी स्त्री ने उसके सिर पर पहला जूता लगाया कि वह उठकर लुहांगी को तानकर उसके सिर पर ऐसा जमाया कि उसका सिर भन्नाने लगा। वह बोली, अर्र राम राम, यह तो मार ली रे।
पति ने थोड़ा अंतर देकर एक डंडा और जमाया। अभी तीसरा मारने ही जा रहा था कि इतने ही में अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग जमा हो गए और पीछे से उसका हाथ पकड़ लिए। स्त्री डर के कारण कांपने लगी और उसने 181 भेजा। लड़की को घर आते ही बीरबल ने अपना रुख ऐसा बनाया कि वह कन्या बीरबल के सामने गाय की तरह कांपने लगी। इधर बीरबल ने अपने बनावटी भाई को भी उससे चिड़चिड़ा बनकर रहने की सौख पहले से ही दे रखी थी। इन दोनों के चिड़चिड़ेपन को देखकर बिचारी कन्या का जूता जरने का भाव काफूर हो गया और डर के कारण अपने माँ के दिए जूते को एक कोने में गुप्त रोती से छिपा कर रख दिया। बीरबल ने लड़की के बाप यानी अपने ससुर को कुछ दिन वहीं ठहरने का आग्रह किया, जिस कारण वह कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गया। बीरबल ने देखा कि अब यहाँ तो सफलता मिल गई, दूसरी तरफ भी हाथ साफ करना चाहिए। एक दिन अपने भाई के ससुर विटोकरा विष्णु से वार्तालाप करता हुआ प्रेम से गदगद होकर उनके पोत पर हाथ फेरने लगा। पीठ में गरे तो पड़े ही थे। उसने द्रचित होकर पूछा, है आपकी पीठ में ये गरे कैसे है? लड़की का पिता दुखित होकर अपना सारा समाचार कह सुनाया। बीरबल ने कहा, भाई दुख अकबर बीरबल विनो भेजा। लड़की को घर आते ही बीरबल ने अपना रुख ऐसा बनाया कि वह कन्या बीरबल के सामने गाय की तरह कांपने लगी। इधर बीरबल ने अपने बनावटी भाई को भी उससे चिड़चिड़ा बनकर रहने की सौख पहले से ही दे रखी थी। इन दोनों के चिड़चिड़ेपन को देखकर बिचारी कन्या का जूता जरने का भाव काफूर हो गया और डर के कारण अपने माँ के दिए जूते को एक कोने में गुप्त रोती से छिपा कर रख दिया। बीरबल ने लड़की के बाप यानी अपने ससुर को कुछ दिन वहीं ठहरने का आग्रह किया, जिस कारण वह कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गया। बीरबल ने देखा कि अब यहाँ तो सफलता मिल गई, दूसरी तरफ भी हाथ साफ करना चाहिए। एक दिन अपने भाई के ससुर विटोकरा विष्णु से वार्तालाप करता हुआ प्रेम से गदगद होकर उनके पोत पर हाथ फेरने लगा। पीठ में गरे तो पड़े ही थे। उसने द्रचित होकर पूछा, है आपकी पीठ में ये गरे कैसे है? लड़की का पिता दुखित होकर अपना सारा समाचार कह सुनाया। बीरबल ने कहा, भाई दुख मनाने से दुख न छूटेगा, बल्कि निवृत्ति के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। यदि आप करें तो मैं एक रास्ता बतलाऊं, उससे आपका द्वेष छूट जाएगा। उसने बीरबल की बात मान ली। तब बीरबल ने कहा, आपको मेरे यहाँ लगातार 4 महीने रहना पड़ेगा और नित्य सूर्य के सामने मुख करके इतने दंडवत करने होंगे कि जिससे आपका शरीर पसीने से तर न हो जाए। वह नित्य बरकबर बीरबल विनोद 163 भी करनी पड़ेगी। लोगों में तुमको मेरा छोटा भाई होना विख्यात करना पड़ेगा, बल्कि यत्र तत्र इसका प्रचार भी काफी तौर से करना होगा। वह लड़का बहुत प्रसन्न हुआ और बीरबल का छोटा भाई बनना सहर्ष स्वीकार किया। मरत रहे एक चना के, पाए गए 2 दाल। भला इस जमाने में ऐसा कौन होगा जिसको अपना विवाह होना न भावे। अब दोनों तरफ से विवाह की तैयारी होने लगो। जब अच्छा मुहूर्त आया तो बाजे गाजे के साथ उसका गठबंधन हो गया। लड़की के विदाई की शायद शोधकर पुरोहित फिर रामबाई से मिला और उसे कन्या के रुखसती का दिन बतला कर बोला, बाई जी, मैं चाहता हूं कि आप जैसी मिजाज को तेज है और अपने पति को दबाकर उस पर अपना पूरा प्रभाव जमाए रहती है, उसी प्रकार आपकी लड़की आपसे भी बढ़कर हो, तब तो तुम्हारा नाम, नहीं तो सब व्यर्थ होगा। इतना कहकर पुरोहित जी अपने घर चले गए। रामबाई बड़े चिड़चिड़े मिजाज की औरत थी। उसने अपनी लड़की को बुलाकर समझाया, देखना बेटी, तुम हमारे नाम को कायम रखना, अपने पति को हर समय दबाए रहना। मैं तो अपने पति को प्रतिदिन 10 ही जूते मारती हूँ, तुम 15 का हिसाब रखना। अगर मेरे कहे अनुसार न चलेगी तो मैं फिर आजन्म तेरा मुख नहीं देखूंगी। क्रमशः लड़की के विदाई की घड़ी भी आ पहुंची। रामबाई ने अपने पति को उसे ससुराल पहुंचाने के लिए अकबर बीरबल विनोद 161 यही सोचते थे कि जैसी माता है उसकी पुत्री भी उसी के समान होगी। उन दिनों भगवान की कृपा से बीरबल की बड़ी ख्याति हो रही थी, जिस कारण कितने ही लोग क्या जात क्या परजात भीतर भीतर उससे ईर्ष्या करने लगे। सबों ने मिलकर सोचा कि यदि इस लड़की से बीरबल का विवाह हो जावे तो इसकी कीर्ति की जगह अपकीर्ति फैलने लगे। एक दिन बीरबल को बिरादरी का एक ब्राह्मण जो कि पुरोहिती करता था उससे मिलने आया।
थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें कर वह बीरबल से उस लड़की के साथ विवाह करने का आग्रह किया। बीरबल ने कहा, पंडितवर, आप जानते ही है कि मेरा विवाह हो चुका है, फिर एक स्त्री के रहते हुए दूसरी के साथ विवाह करना अनुचित होगा। हाँ, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप मेरे भाई को पसंद करें। वह काशी जी पढ़ने गया है, मैं उसका विवाह करने के लिए तैयार हूँ। पुरोहित की मंशा वर आई, बीरबल नहीं तो उसका भाई ही सही। घर में अशांति होने से बीरबल को भी कष्ट होगा। ऐसी पक्की धारणा बनाकर वह रामबाई के घर पहुंचा। वहां की अजीब हालत थी। रामबाई पतिदेव के मस्तक पर 9 जूता चढ़ा चुकी थी। 10वें के लिए भी तैयार थी। इसी बीच पुरोहित जी उसके मकान में दाखिल हुए और हुम करके उसे रोकना चाहा, परंतु वह कुलटा भला कब मानने वाली थी। अपना 10वां जूता भी विचारे पति को जरकर ही शांत हुई। अकबर बीरबल विनोद क्यों कर बर सकती है? हमारे राज्य में तो अत्याचार भरसक नहीं होने पाता है। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और उसका भलीभांति पालन पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है, बाकी सारो बातें मिथ्या है। 2 दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। मुए खाल को स्वांस सों, सार भसम है जाए। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस एलची को उसके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया गया। वे तुर्किस्तान में पहुंचकर यहाँ की सारी बातें अपने बादशाह को समझाया। अकबर की शिक्षा को सुनकर बादशाह दरबारियों सहित उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। जूते की मार। अकबर बादशाह के राज में दिल्ली के निकट ग्राम में एक स्त्री रहती थी। उसका दिमाग बहुत चढ़ा हुआ था, जिस कारण वह नित्य अपने पति को 10 जूते मारा करती थी। उसको एक पुत्री भी थी। जब वह सयानी हुई तो उसके विवाह की चर्चा छिड़ी। उसने बर के लिए दूर दो के गांवों में अपना पैगाम भेजा, परंतु कोई उस कन्या से अपने लड़के का विवाह करने के लिए राजी न हुआ, कारण कि सबको उस कन्या के माता की करतूत मालूम थी। वे लोग अकबर बीरबल विनोद 161 यही सोचते थे कि जैसी माता है उसकी पुत्री भी उसी के समान होगी। उन दिनों भगवान की कृपा से बीरबल की बड़ी ख्याति हो रही थी, जिस कारण कितने ही लोग क्या जात क्या परजात भीतर भीतर उससे ईर्ष्या करने लगे। सबों ने मिलकर सोचा कि यदि इस लड़की से बीरबल का विवाह हो जावे तो इसकी कीर्ति की जगह अपकीर्ति फैलने लगे। एक दिन बीरबल को बिरादरी का एक ब्राह्मण जो कि पुरोहिती करता था उससे मिलने आया। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें कर वह बीरबल से उस लड़की के साथ विवाह करने का आग्रह। 74वें सब कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में उनका ध्यान ईश्वर प्रार्थना की तरफ झुका और अपने मुक्त होने के लिए ईश वंदना करने लगे। हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त न किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इसी किले में बंद रहकर कष्ट भोगने ही के लिए हुआ था? आप दीनानाथ बचते हैं, अपना नाम याद कर हम असहायों की वेगी सुधि लीजिए। जैसे दो उनकी मुक्त होने की आशा विलीन होती गई, तैसे दो नित्य परमेश्वर से उस किले के टूटने के लिए प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की दयालुता प्रसिद्ध है। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात एलची ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह को अपने वचन का स्मरण हो आया, इसलिए उस एलची को उसके साथियों सहित दरबार में बुलवा कर बोला, आपको अपने बादशाह का आशय विदित होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि न भी समझे हो तो सुनो, मैं उसे और भी स्पष्ट किए देता हूँ। देखो, तुम लांगन्ना के केवल 100 ही मनुष्य हो, परंतु तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला सह गया। फिर जहाँ हजारा मनुष्यों पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगो, बल्कि दिनोंदिन घटती ही जाएगी और यथाशीघ्र लोगों की आह से उसका पतन हो जाएगा। तब बादशाह की आयु अकबर बीरबल बिना 48 ही से दरदार में भेज चुका था, इसलिए उसको खुलवा कर सबके हवाले किया। सब लोग असलो वस्त्र धारण कर अपनी 2 जगहों पर जा विराजे और सभा का दूसरा कार्यारंभ हुआ। पहले जन्म की वार्ता। बैजर नामी ग्राम में 2 आदमों बड़े मित्र भाव से बसते थे। उनमें एक का नाम पंडित सुशर्मा था, जो अति विद्वान,
सदाचारी तथा गंभीर प्रकृति का था। दूसरे मित्र का नाम सुदामा था। यह जाति का नाई था परंतु विचार में बड़ा ही न्यायी था। इनका आपस में ऐसा संगठन था कि बिना एक से पूछे दूसरा कोई नया कार्यारंभ नहीं करता था। एक दिन अकस्मात सुशर्मा के जी में यह बात आई, हमें कोई ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे भविष्य में राज्य ऐश्वर्य का सुख मिले। इस विचार से प्रेरित होकर उसने सुदामा नामी अपने मित्र से इसकी चर्चा की। सुदामा नाई ने कहा, मित्र, मेरा धर्म भी यही कहता है कि आपको तपश्चर्या करने की अनुमति हूँ और तपश्चर्या के समय आपका सहयोग कर मैं भी अपना अगला जन्म संवारूं। सुशर्मा अपने मित्र को अपनी सम्मति से सहमत देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और मित्र सुदामा नाई के सहित प्रयाग को चला गया। वहां पहुंचाकर त्रिवेणी के समीप ही एक छोटी सी पर्णकुटीर बनवाकर तपश्चर्या में निमग्न हुआ। तमाशा के दिखलाने में मुझसे की गई गुस्ताखियां भी माफ कर दी जाएंगी। उसी के मुवाफिक हुजूर को यह नया तमाशा दिखलाया गया है। कभी आपको इस प्रकार की नग्न सभा देखने में न आई होगी और न फिर भविष्य में देखने ही सकेंगे, यही इसका अंत है। कहीं मरा हुआ आदमी भी लौट कर आ सकता है, भला स्वर्ग की परी यहाँ क्यों कर आवेगी। बादशाह लाचार था। वह बीरबल के कथनानुसार उसको पहले से माफी दे रखी थी, अतएव सभासदों से बोला, दीवान जी, आज से लगभग 1 वर्ष पहले मैंने अपने दीवान बीरबल को एक अजीब तमाशा दिखलाने की आज्ञा दी थी और उसमें होने वाले सभी अपराधों के लिए उसको माफी भी दी गई थी। सो आज बीरबल ने वही अजीब तमाशा हमको दिखलाया है। आशा करता हूँ आप लोग उस पर रुष्ट न होंगे। यह जो कुछ भी हुआ सब मेरी आज्ञा के कारण हुआ है। इस बात का मुझे भी दुख है कि उसने आप लोगों की बड़ी हंसी कराई है। मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं तो केवल अजीब तमाशा ही देखने की लालसा रखता था। आप लोग इस बात को एकदम भूल जाएं और बीरबल से पहले सा ही प्रेम रखें। बादशाह की आज्ञा सुनकर समस्त हिंदू दरबारी धन्य धन्य कहने लगे, परंतु मुसलमान दरबारियों का मुँह लटक गया और मन ही मन बीरबल की धृष्टता पर गालियों का बौछार उड़ाने लगे। बीरबल उनके वस्त्रों का गट्ठर पहले अकबर बीरबल बिन निवासी देख नहीं सकते, इसी से तुम मुझे नग्न देख रहे हो। नगर निवासी निरे भोंडू नहीं थे, उनमें भी एक से एक धुरंधर विद्वान थे। आपस में बोले, हो न हो, यह सब बीरबल के ही बहकावे में आ गए हों। तुम लोग जानते हो कि बीरचल को मरे आज कई वर्षों का समय बीत गया, फिर बीरबल कहाँ से आ पहुंचा। यह बात सबको स्मरण होगा कि एक समय बादशाह ने बीरबल से एक अजीब तमाशा दिखलाने को कहा था, जिस कारण इतने दिनों तक गुप्त रहकर आज बादशाह को अजीब तमाशा दिखलाता हुआ आ रहा है। सब नागरिकों ने इस बात को स्वीकार किया और सब बीरबल की बुद्धिमानी पर और जोर जोर से हंसने लगे। नागरिकों के ऐसे हास्य और भाषण को सुनकर नग्न अमीरों के कान खड़े हो गए, परंतु फिर भी वे बीरबल की सारी बातें सच्ची मानकर नगर वासियों की उपेक्षा करते हुए महल की तरफ चले। बीरबल अपने दल के सहित सारे नगर में घूमता फिरता शाही दरबार में जा पहुंचा। सब लोग जगह बा जगह खड़े हो गए, परंतु बीरबल बादशाह को सबसे अलग ले गया और तब एकांत में अपना दोनों हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, यदि मेरे अपराधों की माफी मिले तो मैं कुछ निवेदन करूं। बादशाह ने कहा, अच्छा कहो, तुम्हें माफी दी जाएगी। तब बीरबल बोला, हुजूर को स्मरण होगा कि एक समय वर्ष के भीतर मुझे एक अजीब तमाशा दिखलाने को श्रीमान ने हुक्म दिया था और यह भी वचन दिया था कि उस अजीब अवश्य मिलूंगा। इस समय बादशाह के साथ और बहुत से लोग आए हुए हैं, मैं उनके सामने नहीं मिल सकती। स्वर्गीय परी का ऐसा संदेशा सुनाकर बीरबल फिर बोला, पृथ्वीनाथ, मुझे भी मुनासिब यही जान पड़ता है। हम लोग उसकी मर्जी के अनुसार चलें, नहीं तो यदि हमारे व्यवहारों से ऊबकर कहीं वह रुष्ट हो गई तो फिर बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इस समय लौट ही चलना बुद्धिमानी है। कोई उपाय कार्यान्वित होते न देख बादशाह लाचार होकर मनगरंत परी की आज्ञा पालन करता हुआ नगर की तरफ चला। आगे 2 बीरबल, उसके पोछे बादशाह और सबके पीछे कतार से अन्य लोग चल रहे थे। बीरबल और बादशाह तो कपड़े पहने हुए थे, लेकिन पीछे वाले सब नग्न शरीर केवल एक लगोटी पहने हुए थे। बादशाह विमुख लौटने के कारण बड़ा दुखी था,
लेकिन चूंकि परी ने रात को उससे मिलने का वादा किया था, इससे भीतर भीतर कुछ धैर्य भी बंधा हुआ था। इस प्रकार सबको लिए हुए बीरबल नगर में पहुंचा। शहर के रईसों को यो नंगतरंग घूमते देख नागरिकों को हंसी आने लगी। यह दल लिए हुए बीरबल जिस गली से होकर जाता, वहां के लोग इनको देखकर हंस पड़ते। जब इनसे रहा न गया तो नागरिकों को डांटकर बोले, तुम लोग बड़े मूर्ख हो जो हमको देखकर हंस रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं कि बीरबल हमको स्वर्गीय आनंद लुटा रहा है। हमारे